तो यदि स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके। तमाम लोगों ने ज्वाइन अभी नहीं किया। ओके, कुछ जो लोग जिनके ग्रेड्स आए हैं, अगर काइंडली वो कुछ शेयर करें। वैसे तो हर जो भी ग्रेड्स आए हैं, अब आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, लेकिन बहरहाल बताइए। डी है सर। अच्छा, ये कितने लोग जो है वो सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट्स? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो? कोई भी नहीं है। चलें सर जी, क्या अगर तो सर क्या पूछ रहे हैं? अभी भी हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जो आपका रिजल्ट आया है, आप उससे मुतमईन हैं? अच्छा चलें, छोड़ें। अब क्या करें कि जो भी हो गया वो तो हो गया। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो अगला साल ऐसा ना हो हमारा, और ये जल्द से जल्द जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाए और क्लासेस फिजिकल भी शुरू हो जाएं और ये एग्जाम्स भी अपने प्रॉपरली टाइम पर हो जाएं। अ, पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या चीज़ डिस्कस की थी, अगर आप मुझे रिकॉल करवा दें? ऐसे बेसिस किया था सर। अच्छा, एसिड बेस में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों को एसिड बेस के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने ग्रुप पर जो है वो क्वेश्चन शेयर करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजल्ट के इंतज़ार ने और उसके बाद जो है वो रिजल्ट ने कुछ आपको काम करने नहीं दिया। इट्स फाइन। लेकिन देखिए, आज जो हमें डिस्कशन करना है, वो हम बात करेंगे जो एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो रहा है या होता है आमतौर पर इस टॉपिक में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की जो प्रिपरेशन है वो एज सच हमारे ए लेवल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन यस, इक्वेशंस लिखना, उनको बैलेंस करना और उनके चार्जेस को मेमोराइज करना कि हाउ टू राइट अ फार्मूला ऑफ सॉल्ट, वो आपको आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें करते हैं लैग।
और आमतौर पे जब हम एएस में फार्मूलाज लिखने की बात करते हैं तो स्टूडेंट सॉल्ट के फार्मूलाज ठीक तरह से नहीं लिख पाते। देखिए, आपको पता है कि सॉल्ट की मैं डेफिनेशन पे तो बाद में आऊंगा, बट सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्ट कंटेन्स cation and anion. Cation is positively charged and anion is negatively charged. Salt is composed of cation and anion. So salt is composed of cation and anion. बेटा ये नजर आ रहा है आपको, मैंने सॉल्ट लिखा है, यही टॉपिक है। तो कैटाइन और एनाइन में फर्क क्या होता है कि कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज। यूजुअली कैटाइन्स का जो चार्ज है वो एक्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल, जो ग्रुप 1 के कैटाइन्स होते हैं उनका चार्ज +1 होता है। जो ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं उनका चार्ज +2 होता है। जो ग्रुप 13 के मेंबर्स होते हैं ये टॉपिक है सॉल्ट। ये ओ लेवल का रिवीजन है सॉल्ट का। अच्छा, ग्रुप 13, लेकिन ओ लेवल में आप इसको ग्रुप 3 पढ़ते हैं तो मैं लिख देता हूं ग्रुप 13 या ग्रुप 3, इन दो का चार्ज जो है वो +3 होता है। तो इनके चार्जेस आपको मेमोराइज करने की ऐसे जरूरत नहीं हो। इसी तरह से एक और आयन है विच इज वेरी कॉमन एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और इसके बड़े कॉमन सॉल्ट फॉर्म होते हैं। इस आयन को अमोनियम आयन कहा जाता है। दिस इज नोन टू बी अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसका ओवरऑल चार्ज +1 होता है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो एनाइन्स हैं, देखिए एनाइन्स मुख्तलिफ होते हैं और एनाइन्स में किसी पे -1 ओवरऑल चार्ज होता है, किसी पे -2 होता है, किसी पे -3 होता है। बट द कॉमन एनाइन्स जैसे X नेगेटिव, X हम कहते हैं X नेगेटिव जनरली सिंबल यूज करते हैं फॉर हैलाइड आयंस, और हैलाइड में आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इन सब पर चार्ज -1 होता है। वजीर खान बेटा, ये आप क्या मैसेज कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो हैलाइड आयन जो है ये -1 होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसके अलावा जो कॉमनली आयंस हैं जिनका चार्ज -1 होता है, दैट इज NO3 नेगेटिव, जिसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं।
another ion जो शायद आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ना किया हो, दैट इज NO2 नेगेटिव, लेकिन ये A2 में जो है, AS में आपको जो है जरूरत पड़ेगी, नाइट्राइट। ये कॉमन एनाइंस हैं। इसके अलावा एक और एनाइन जिसका चार्ज -1 होता है, दैट इज OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दिस OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड। और एक होता है HCO3 नेगेटिव, एंड दिस इज नोन टू बी हाइड्रोजन कार्बोनेट। These are the common anions, और इनके फार्मूलाज और इनके चार्जेस आपको मालूम होना जरूरी है in order to understand के how to write a formula of salt. Because जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शंस के अंदर आपको वर्ड्स में तो पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लिखना होगा तो फिर फॉर्मूले में स्टूडेंट नॉर्मली गलती कर जाता है। तो आपको सॉल्ट का फार्मूला लिखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एनाइंस जो हैं वो कॉमन एनाइंस हैं जिन पर -2 चार्ज होता है, लाइक CO3 2 नेगेटिव। अब ये CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम कार्बोनेट है और इसका ओवरऑल चार्ज -2 है। इसी तरह से SO4 2 नेगेटिव है और इसे कहते हैं सल्फेट। इसी तरह से SO3 2 नेगेटिव है, इसे कहते हैं सल्फाइड। These are the common anions जो कि आपको AS सिलेबस में और O लेवल में भी आपके इस्तेमाल में आए हैं। इन तीनों पर चार्ज -2 होता है। और इसके अलावा एक और कॉमन एनाइन है जो आप फॉर्मूला लिखते हुए यूज करते हैं, दैट इज PO4 3 नेगेटिव। और ये आयन जो है ये फॉस्फेट आयन कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये मेमोराइज होना चाहिए ताकि आप करेक्ट फॉर्मूला जो है वो किसी भी सॉल्ट का लिख सकें। नाउ हाउ टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्ट, तो उसमें तरीका ये होता है कि आप इंटरचेंज करते हैं कि जो पॉजिटिव आयन का चार्ज होता है वो नेगेटिव आयन का नंबर होता है और जो नेगेटिव आयन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयन का नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू राइट फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, देखें हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से आती हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मैं देखता हूं कि खास तौर पर जब ये प्रैक्टिकल्स में आप जाते हैं AS के, और इवन जब आपको इक्वेशन लिखवाते हैं हम, तो आपको फार्मूलाज या उनकी वैलेंसी बैलेंस करना नहीं आती। देखिए एवरी आयोनिक कंपाउंड, एवरी सॉल्ट, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वलेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव 2 चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स नेगेटिव 2 चाहिए। इसी तरह से अगर पॉजिटिव 3 चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव 3 चार्ज चाहिए। अब जैसे कैल्शियम क्लोराइड में आपने देखा कि कैल्शियम है, और अगर आपको नहीं पता कि कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में मेटल कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखेंगे। कैल्शियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनका चार्ज +2 होता है।
सिमिलरली क्लोराइड दूसरा है, और क्लोराइड बिलोंग्स टू ग्रुप 17 या जिसको आप ग्रुप 7 कहते हैं ओ लेवल में, तो ग्रुप 7 का मेंबर है, और ग्रुप 7 के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए सारे हैलाइड आयन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखने का तरीका क्या होगा कि आप चार्जेस को इंटरचेंज करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव का नंबर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव का चार्ज है वो नेगेटिव का नंबर हो जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होगा CaCl2। सो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको यकीनन ये अप्रोच होगी मेजॉरिटी को, जस्ट टू रिकॉल बता रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला CaCl2 होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप जो है एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है सोडियम, और सोडियम के साथ है सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो पहले सोडियम। Now sodium belongs to group 1 of periodic table. सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, जबकि सल्फेट जो है इट इज SO4 और ये 2 नेगेटिव होता है। अब पूरे सल्फेट पर SO4 का मतलब 4 सल्फेट नहीं है, SO4 ये पूरा एक आयन है। SO4 2 negative, it's a complex ion. It is also known as radical, sulfate radical. जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम का आयन होता है ना, उसको रेडिकल भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज रेडिकल। और इस रेडिकल में आप देखें, इनको जब आप इंटरचेंज करेंगे तो इसका चार्ज इसका नंबर हो जाएगा और इसका चार्ज इसका नंबर हो जाएगा। तो सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि सोडियम विल बी 2, और सोडियम का चार्ज पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव आयन होगा वो एक दफा आएगा, यानी SO4 आपको एक दफा लिखना है। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि SO4 को समझते हैं कि ये 4 हैं, नहीं, सल्फेट आयन का अपना फार्मूला SO4 है, तो ये Na2SO4 हो जाएगा, एक सल्फेट आयन। हाँ, अगर हमें 2 सल्फेट आयन लिखने होते तो फिर हम SO4 पूरे पर ब्रैकेट लगाते और उसको टेकिंग ट्वाइस करते। तो इसका मतलब ये होता कि सल्फेट 2 दफा है। जैसे अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बताता हूं कि आपको कहा जाए कि आप फार्मूला लिखें आयरन 3 सल्फेट का, आयरन 3 सल्फेट का। अब आयरन 3 का मतलब ये जो ब्रैकेट में रोमन में लिखा हुआ होता है, ये एक्चुअली वैलेंसी या उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, मेटल के चार्ज। यहाँ पर आयरन 3 का मतलब ये है कि आयरन का सिंबल Fe और आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है आयरन 3 लिखने की, कि 3 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि आयरन जो होता है वो आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। इसलिए हमें, चूंकि अगर सिर्फ आयरन सल्फेट लिखा होता तो हम ये कंफर्म नहीं, हम ये नहीं बता सकते थे कि ये आयरन 2 है या आयरन 3 है। इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसीज वेरिएबल होती हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में आपको एलिमेंट के साथ यानी कि मेटल आयन के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो आयरन 3 सल्फेट का मतलब ये है कि यहाँ आयरन 3 हो गया, आयरन का चार्ज 3 पॉजिटिव,
और सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव। अब आप जब इसे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब ये है कि जो नेगेटिव का चार्ज है वो पॉजिटिव का नंबर है, जो पॉजिटिव का चार्ज है वो नेगेटिव का नंबर है। तो अब यहाँ पर आयरन 3 है और सल्फेट 2 है, तो सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आयरन का नंबर जो होगा वो 2 होगा। तो आप लिखेंगे Fe2 और सल्फेट का चार्ज 2 नेगेटिव है लेकिन आयरन का चार्ज 3 है, तो जो आयरन का चार्ज है वो सल्फेट का नंबर हो जाएगा। तो आयरन का चार्ज अगर 3 है तो सल्फेट आप लिखेंगे SO4 और सल्फेट का नंबर 3 करना पड़ेगा, इसका मतलब है टेकिंग ट्राइस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं इनको जब आपको ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम लिखना होता है तो आप हमेशा पूरे आयन पर ब्रैकेट बनाते हैं और उस ब्रैकेट के साथ नंबर लिखते हैं। तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर 2 आयरन हैं और 3 सल्फेट हैं, तो ये आयरन 3 सल्फेट का फॉर्मूला है। दिस इज हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जाम्पल और आपसे बात करूंगा और इस एग्जाम्पल का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ जिंक टू सल्फेट। अब जिंक टू सल्फेट में वैसे जिंक का चार्ज हमेशा 2 होता है, लेकिन चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन सीरीज के अंदर रखा हुआ एलिमेंट है, इसलिए आप नॉर्मली लिख देते हैं, लेकिन वैसे हमेशा याद रखिएगा जिंक हमेशा +2 होता है। तो जिंक 2 सल्फेट का मतलब यह है कि जिंक +2 हो गया और सल्फेट का मतलब यह है कि सल्फेट 2 नेगेटिव हो गया। अब आप इन्हें इंटरचेंज करेंगे और जब आप इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि दोनों का नंबर सेम है। तो जब दोनों का नंबर सेम है तो ये फॉर्मूला होना चाहिए Zn2 और SO4 टेकिंग ट्वाइस। टेक्निकली फॉर्मूला ये होना चाहिए जो हमने कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया था उसके हिसाब से कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव का नंबर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव का नंबर। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर सेम आ रहा है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। ये है फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। तो जहां पर इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही हो वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। होपफुली आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू राइट फॉर्मूला। जिनको पहले से आता था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को जो है अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम जो है वो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, उसको लगता है कि नहीं जी कोई ऐसी बात जो उनकी समझ में ना आई हो, तो वो अपना फॉर्मूला बताएं, हम उसको लिखते हैं ताकि उसकी बात समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में एग्जामिनर सॉल्ट्स के फार्मूलाज लिखवाता है। तो अगर आपको सॉल्ट का फार्मूला लिखना नहीं आता तो आप 1 मार्क लूज कर जाएंगे, जो कि फ्री का मार्क है। एग्जामिनर नॉर्मली पेपर जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें सॉल्ट्स के फार्मूलाज लिखवाता है, कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 3 का। तो आपको 2-3 1-2-3 मार्क्स वरना आप लूज कर जाएंगे ये वाले। तो बहरहाल जिंक सल्फेट जो है ये इसका फार्मूला हो गया। अब मैं दोबारा से बात करता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्ट लिखने का क्या तरीका होता है। सर एक सवाल है। जी जी बोलिए। सर कभी कभार ना ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर ना जिंक के आगे चार्ज नहीं लिखते, खाली जिंक सल्फेट लिख देते हैं। बेटा इसका मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर काइंडली आप थोड़ा जोर से बोलें। जरूर सर। अब आ रही है आवाज? जी सर आवाज आ रही है? ठीक है, अब आ रही है।
जी सर, ये जिंक कभी कभार ना जिंक सल्फेट या फिर जिंक के साथ जो लिखे हुए ना 2 लिखा हुआ है, ये कभी कभार नहीं लिखा हुआ होता। कभी कभार खाली है कि जिंक के साथ कुछ और लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे, कुछ लिख देंगे और फिर कहते हैं आप फॉर्मूला बनाए। तो आई थिंक मुझे ख्याल से 2 ही लेना पड़ता है ना फिर हमें। जिंक हमेशा 2 होता है, मैंने आपको बताया ना। जिंक के साथ 2 लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, जिंक हमेशा 2 होता है। ओके। सॉल्ट में जिंक का जो आयन है, जिंक का जो चार्ज है, वो हमेशा 2 होता है। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो बेटा इसकी जो है वो फाइल के जो है वो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। वैसे ये आपके साथ जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर होगी और ये इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और बाद में ये मेरा ख्याल है कि यूट्यूब के जो चैनल है उस पर अपलोड हो जाता है, तो वो आपको फिर वो लिंक मिल जाएगा और उससे आप ये लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सॉल्ट जो है, अगर आप बाय डेफिनेशन कहें तो आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो बाय डेफिनेशन सॉल्ट की ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। ठीक है, सॉल्ट की ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। सॉल्ट जो होता है, इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन, at least one of the hydrogen from an acid, at least one of the hydrogen from an acid is replaced by metal ion। और कुछ बुक्स में आपको ये पॉजिटिव आयन भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी ठीक है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव आयन्स ऐसे होते हैं जो मेटालिक नहीं होते बट स्टिल दे हैव पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने अमोनियम की आपको एग्जांपल दी कि अमोनियम आयन मेटल आयन नहीं है, लेकिन अमोनियम पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। So salt by definition ये है कि when one of the hydrogen from an acid is replaced by metal ion or replaced by positive ion, उसे हम कहते हैं salt। But generally salt is a neutralized product of acid and base, but this is not the definition। जब भी आपको डिफाइन करना होगा सॉल्ट को, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि when one of the hydrogen from an acid is replaced by metal ion। जैसे अगर आपका एसिड है HCl, अब आप इस हाइड्रोजन को मेटल आयन से रिप्लेस करते हैं, जैसे सोडियम, तो NaCl बन गया, तो HCl का सॉल्ट बन गया NaCl, एटलीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट लिखना चाहते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म 2 सॉल्ट्स। डेफिनेशन ये कहती है कि एटलीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन। तो अगर H2SO4 में से हम एक हाइड्रोजन निकालें और उसकी जगह मेटल आयन ले आए, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन हटा दें, उसकी जगह मेटल आयन ले आए, जो कि पॉसिबल है, तो अब इस सॉल्ट का फॉर्मूला है Na2SO4। तो आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं वो 2 हैं, इसलिए आप सोडियम आयन एक भी ला सकते हैं यानी पॉजिटिव आयन, और आप पॉजिटिव आयन 2 भी ला सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए। तो ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स, एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक सोडियम सल्फेट। लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, शायद ये बात आपको ना पता हो, मैं आपको शायद ये बात नहीं बता रहा हूं कि ऐसे सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं जिनके अंदर स्टिल हाइड्रोजन मौजूद होता है, विच कैन रिप्लेस,
यहाँ पर आप देखिए एटलीस्ट एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें हाइड्रोजन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव आयन, अगर उनमें हाइड्रोजन बाकी हैं तो फिर ऐसे सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी अब अपने जहन से निकाल दीजिए कि जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट ओ लेवल में होता है कि सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, तो ऐसा नहीं। अब एएस में आकर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्ट्स, हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। सॉल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं और सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है सॉल्ट की नेचर पर कि उस सॉल्ट के अंदर जो है वो क्या चीज एडिशनली मौजूद है। तो यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दी कि सल्फ्यूरिक एसिड के ये दो पॉसिबल सॉल्ट्स हैं। एक सॉल्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और एक सॉल्ट जो है वो सोडियम सल्फेट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। Acidic salt is the salt which contain protons, जिसमें एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन मौजूद। यानी अगर दो प्रोटॉन है उनमें से एक चला गया एक रह गया, जैसे यहां हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ये सॉल्ट बना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन ये सॉल्ट भी है क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन मेटल आयन से रिप्लेस हो गया है, एक नहीं हुआ। तो अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस होता है मेटल आयन से या पॉजिटिव आयन से, तो हम ऐसे सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और अब दूसरा वाला जो सॉल्ट है विच इज Na2SO4, अब आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं और सोडियम सल्फेट के केस में ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दोनों थे, दोनों रिप्लेस हो गए। अब जो ये सॉल्ट बना है ये न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि अब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं। तो इस तरह से हम सॉल्ट को डिफाइन करते हैं और सॉल्ट की नेचर जो है सम टाइम न्यूट्रल होती है और सम टाइम सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है और सम टाइम सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। बट यूजुअली हम न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्ट से रिलेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजों को हमारे एएस के सिलेबस। सर एक सवाल है जी सर, ये आप कह रहे हैं कि सॉल्ट की डेफिनेशन नहीं है जो आपने अभी लिखी है, तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी फिर? क्या कहा बेटा आपने? मैंने कहा सर आपने कहा भी ये जो सॉल्ट की डेफिनेशन ये मैंने सॉल्ट ये लिखी है, ये सॉल्ट की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर पे सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी फिर? सॉल्ट की डेफिनेशन यही है बेटा प्रॉपर जो मैंने लिखी है। मैंने कहा था कि सॉल्ट की डेफिनेशन वो नहीं है कि न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सॉल्ट की डेफिनेशन नहीं है। सॉल्ट की डेफिनेशन मैंने ये लिखी है कि सर व्हेन और ये एटलीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन या पॉजिटिव आयन। और सर ये भी पूछना था कि जो NaHSO4 बना है, ये आई थिंक ये इनकम्प्लीट रिएक्शन से तो नहीं बनता कि कभी अगर प्रॉपर रिएक्शन ही हो तो ऐसी इनकम्प्लीट से बने जी, इनकम्प्लीट से ही बनता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है और इस कंपाउंड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी है और ये सॉल्ट भी है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एक नहीं हुआ। तो एक रिप्लेस होने की वजह से ये सॉल्ट कहला रहा है और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, एक हाइड्रोजन के होने की वजह से ये एसिडिक कहला रहा है। इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट भी है और एसिड भी है। तो ये एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं ऐसे जिनके अंदर स्टिल हाइड्रोजन आयन मौजूद हो और वो हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, यानी उसकी जगह कोई पॉजिटिव आयन आ सकता है। एक हाइड्रोजन से वो एसिडिक बन गया और एक हाइड्रोजन से वो सॉल्ट बन गया, ये हो गया। जी, सही। अगर आप एसिड का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन अभी बाकी है, तो ये वाला सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। हाइड्रोजन जब भी रिप्लेस होगा एसिड से तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन अगर अब एक से ज्यादा हाइड्रोजन है
और सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है कि उसके अंदर सॉल्ट भी है और वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो। सही सही। अच्छा, अब आपने सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी है अपने एएस के सिलेबस में। आपने सॉल्ट की प्रिपरेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है कि एक सॉल्ट वो होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, और एक सॉल्ट वो होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते, या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, या वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। तो जो चीज आपने अपने ओ लेवल में पढ़ी है, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूं, और ये बात आपको एएस के प्रैक्टिकल्स में एज वेल एज थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ये बात आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी है कि कोई भी पॉजिटिव आयन का जो नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, आयरन 3 नाइट्रेट, आयरन 2 नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट हो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ऑल क्लोराइड्स are soluble except सिल्वर क्लोराइड। और आपने अब ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, PbCl2 इसको पढ़ते हैं लेड 2 क्लोराइड। Pb is a symbol of lead, LEAD, lead 2 क्लोराइड। ये दोनों क्लोराइड जो है ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट क्लोराइड ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड ऑफ लेड। अगली चीज जो है वो ये है कि ऑल सल्फेट्स आर, क्योंकि ये कॉमन सॉल्ट यही होते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट होता है, क्लोराइड का सॉल्ट होता है, सल्फेट का सॉल्ट होता है। तो ये कॉमन सॉल्ट्स की मैं बात बता रहा हूं कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट भी आता है इसके अंदर, और PbSO4, लेड 2 सल्फेट। तो all sulfates are soluble except sulfate of barium and sulfate of lead 2। अब आ जाइए जो सारे इनसॉल्युबल होते हैं उन पर। तो all carbonates are insoluble except carbonate of group 1 and अमोनियम। अमोनियम का कार्बोनेट और ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, उसके अलावा जो है वो सीजियम कार्बोनेट, ये मैं आपको ग्रुप 1 के मेंबर्स के कार्बोनेट की बात कर रहा हूं। तो कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 1 जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, sorry, all carbonates are insoluble, but carbonate of group 1 as well as ammonium carbonate। क्या फार्मूला होगा अमोनियम कार्बोनेट? कोई अपना माइक जो है वो ऑन करें और बताइए। अमोनियम कार्बोनेट, अब सॉल्ट का फार्मूला लिखना है। जैसे मैंने कहा तरीका, बोलिए। NH4 taken twice, CO3 CO3 ये NH4 है अमोनियम,
और कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 2 नेगेटिव। अब जैसे हमने बात की कि जनाब आपको इंटरचेंज करना है, और जब आप इंटरचेंज करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव आयन का नंबर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयन का नंबर हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव आयन का जो नंबर है वो 2 नेगेटिव से बनेगा, यानी कि NH4 आपको 2 दफा लिखना होगा। एंड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आपने ब्रैकेट बनाया। जहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम का कोई आयन होता है उसका नंबर शो करने के लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम के साथ हमने ब्रैकेट लगाया टेकिंग ट्वाइस, और अमोनियम के साथ ये हो जाएगा कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NH4 टेकिंग ट्वाइस CO3 है। ठीक है जनाब। तो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 1 एंड अमोनियम। और इसमें एक पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल अगेन। हो सकता है कि ये बात आपको ओ लेवल में ना बताई गई हो या कुछ लोगों को बताई गई हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड्स का और कार्बोनेट्स का ट्रेंड बिल्कुल सेम है कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को आपको पता है कि अल्कली भी कहा जाता है। तो ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH टेकिंग ट्वाइस। ये बेरियम जो है ये ग्रुप 2 का मेंबर है, और ग्रुप 2 के बाकी हाइड्रोक्साइड्स तो वाटर इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है और ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है, तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ये डिसॉल्व नहीं होते, और जब इनसॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होते, एक मिनट, मैं ये आपसे कह रहा था कि जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दे कैन नॉट मेक प्रिसिपिटेट्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वो बनाते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल हो। अब जब आप सॉल्ट की प्रिपरेशन पे बात करते हैं तो सॉल्ट की प्रिपरेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो सॉल्ट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको तैयार करने का तरीका अलग होता है, और जो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको तैयार करने का तरीका अलग होता है। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेसिपिटेशन मेथड से बनते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनमें प्रेसिपिटेट नहीं बनते, उनमें सिंपली आप, मैं यहां पर अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि अगर आप प्रिपरेशन ऑफ
सॉल्ट की बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में जैसे मैंने कहा कि दो कैटेगरीज हैं कि आप वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं सॉल्ट, या वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट। नाउ फॉर सॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट के लिए याद रखिएगा दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक आमतौर पर एसिड होता है जो कि सॉल्युबल होना चाहिए, और एक आमतौर पर जो है वो सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए आप तरीका कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? आप तरीका यूज कर सकते हैं मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड का मतलब यह है कि एसिड सॉल्युबल होगा, मेटल इनसॉल्युबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाना है तो आपने मैग्नीशियम सॉलिड लिया, मेटल हमेशा सॉलिड होगा, और उसमें एसिड वो डाला जो एसिड आपको जिस एसिड का सॉल्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैग्नीशियम का सल्फेट बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। आपने मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाना है तो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। आपने मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मैग्नीशियम का ब्रोमाइड बनाना है तो आप एसिड में HBr इस्तेमाल करेंगे। तो मेटल मैग्नीशियम है और एसिड आपकी मर्जी का। और इसी तरह अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट बनाना चाहते हैं, अब ये सवाल ओ लेवल के पेपर में आता है कि विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक दिस सॉल्ट। अब कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है तो आपको कैल्शियम मेटल चाहिए और नाइट्रेट लाने के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेटल के अंदर आप कोई सॉल्ट डाल दें तो नया सॉल्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको अगर सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो उसमें एक तरीका यह है कि आप कोई भी मेटल, जिस मेटल का आपको सॉल्ट बनाना है वो मेटल लें और उसमें एसिड डाल दें, लेकिन वो शर्त है कि सॉल्ट सॉल्युबल होना चाहिए। और सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं उसकी मैं प्रीवियस आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अब अगर आप यहां पर मैग्नीशियम में HNO3 डालते हैं एक्वस, जैसे मैंने कहा कि एक सॉल्युबल होना चाहिए और एक इनसॉल्युबल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। अब मैग्नीशियम में जब आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल प्लस एसिड जो होता है वो हमेशा सॉल्ट बनाता है और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। लेकिन ये मेटल जो होना चाहिए ये रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। आमतौर पर ग्रुप 2 के मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का सॉल्ट जो है वो इस तरीके से नहीं बन सकता क्योंकि कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अब यहाँ मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड मिलेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है और नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट एक्वस बना सॉल्युबल सॉल्ट। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इसलिए हमने स्टेट सिंबल में लिखा है एक्वस। जो सॉल्युबल होता है वो एक्वस लिखा जाता है और जो इनसॉल्युबल होता है वो सॉलिड लिखा जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कि जो रिएक्टिव मेटल और एसिड के दरमियान आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो सॉल्ट बनाने का, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का है वो ये है कि आप मेटल ऑक्साइड ले लें और ये मेटल ऑक्साइड के अंदर आप एसिड डाल दें।
तो मेटल ऑक्साइड में जब आप एसिड डालेंगे तो अगेन प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, लेकिन यहाँ सॉल्ट के साथ वाटर बनता है, यहाँ कोई गैस रिलीज नहीं होती। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे प्रीवियस मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि रिएक्टिव मेटल में आप जब एसिड डालेंगे तो एसिड डालने से यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हाउ वुड यू नो कि द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड? हाउ वुड यू नो द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड? रिएक्शन उस वक्त कंप्लीट होगा जब दो बातें आप कह सकते हैं। नंबर वन, के रिमूवल ऑफ गैस इज स्टॉप, देयर इज नो रिमूवल ऑफ गैस अकर, गैस रिमूव नहीं हो रही। एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्शन कब स्टॉप हो जाएगा, कब सॉल्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब there is no gas formation, bubbles are not coming from the test tube और container जहां भी आप ये काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि मेटल disappears। जो मेटल आपने डाला है इसमें हमेशा हम एसिड एक्सिस में डालते हैं, तो मेटल अगर आपने मेटल डिसअपियर हो गया तो भी इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, अगर आपने एसिड एक्सिस में डाला है। तो ये जो है, उसके बाद आप क्या करते हैं नेक्स्ट, कि जो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, इस एक्वस सॉल्यूशन को एवोपरेट करवा देते हैं, इसमें से वाटर एवोपरेट हो जाता है और सॉलिड क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह से सॉल्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, सिमिलरली मेटल ऑक्साइड और एसिड में अगर आपने, एक बात और लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर आपने ये सॉलिड एक्सिस में नहीं लिया, जो कि नॉर्मली सॉल्ट जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप एसिड एक्सिस में नहीं लेते, आप मेटल एक्सिस में लेते हैं, ताकि सॉल्यूशन के अंदर जब सॉल्ट बने तो सॉल्ट के अंदर कोई एसिडिक कैरेक्टर, कोई एसिड बाकी ना हो। तो अगर आप सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं तो सॉल्ट बनाने के लिए फिर आपको रिएक्टिव मेटल एक्सिस में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे ही सवाल आता है, कि सवाल दोनों तरीकों से आता है, अगर एसिड एक्सिस में होगा तो मेटल डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन अगर मेटल एक्सिस में होगा तो मेटल बचा रहेगा। सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन आएगी कि जब तक गैस निकल रही है आप उसको देखते रहेंगे, वंस गैस का रिमूवल खत्म हो गया, रिएक्शन हैज बीन स्टॉप, इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। फिर आप फिल्टर करेंगे, एक्सेस मेटल को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको एवोपरेट कर देंगे। एवोपरेट करने के बाद आपको सॉल्ट मिल जाएगा। सर एक सवाल है सर, ये एसिड अगर हम एक्सिस में ले लेंगे तो एसिड फिर जो बच जाएगा उसको कैसे निकालेंगे फिर? उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए जब आप सॉल्ट बनाना चाह रहे हो तो आप कभी भी एसिड को एक्सेस में नहीं लेंगे। लेकिन मैंने वो बात जो आपको पहले बताई वो ये बताई थी कि बाज़ औक़ात पेपर के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आपको एग्जामिनर दो ऑब्जर्वेशन पूछता है, तो वो क्या क्या हो सकती है। आपको सॉल्ट बनाने के लिए तो हमेशा मेटल ही लेना है एक्सेस में, ताकि एसिड बाकी ना बचे, और जब आप एवोपरेट कर दें वाटर को तो आपको सिर्फ सॉल्ट मिले, वरना सॉल्ट के साथ एसिडिक पार्टिकल अटैच्ड होंगे और आपका सॉल्ट जो है वो प्योर सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, तो अगर हम एसिड ज्यादा लेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी सर, एक दफा बताएंगे वापसी? अगर एसिड आप एक्सेस में लेंगे तो दो ऑब्जर्वेशन होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि वही बबल्स बनना बंद हो जाएंगे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि मेटल डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपने एसिड एक्सेस में लिया है तो मेटल डिसअपियर हो जाएगा। सही, ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? सर एसिड हम लोग कब एक्सेस में लेंगे? एसिड आप एक्सेस में एएस में लेंगे जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे। सॉल्ट बनाने के लिए आप हमेशा रिएक्टिव मेटल को एक्सेस में लेंगे। लेकिन मेटल एक्सिस में लेंगे तो फिर मेटल जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे? मेटल बच जाएगा ना, तो फिल्टर करके मेटल को अलग कर देंगे, और फिर जो एक्वस सॉल्यूशन होगा
उसको एवोपरेट कराएंगे और एक्सेस जो एवोपरेट हो जाएगा वाटर और आपका सॉल्ट बाकी बच जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो वो गैस निकलेगी सर फिर इसके रिएक्शन के दरमियान? जी मेटल जब एक्सेस में लेंगे तो फिर आप कह रहे हैं ना गैस निकलेगी, और जब तक गैस निकलेगी इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, गैस स्टॉप तो जी इसके अंदर रिएक्शन जी, कंप्लीट। जब तक गैस निकल रही है, अगर आपने मेटल एक्सेस में लिया है तो आप जब तक गैस निकल रही है तब तक आप उसका इंतजार करेंगे। जब गैस निकलना बंद हो जाएगी इसका मतलब है रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ऑल द एसिड हैज बीन कंज्यूम्ड, और फिर आप फिल्टर करके मेटल जो एक्सेस मेटल है उसको रिमूव कर देंगे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, और फिर आप फिल्ट्रेशन के बाद एवोपरेशन करके वाटर एलिमिनेट कर देंगे। सही, ठीक है। ठीक है जी, बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह चलें जी इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि बाकी मेरे इसके बाद A2 का सेशन है।